हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक का चैप्टर नंबर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की बुक है। सीबीएसई, आरबीएसई या जितने भी स्टेट बोर्ड है, आपको पता है अब तो एनसीईआरटी बुक ही चल रही है। हर जगह पर आपको ये हेल्प करेगी। 2 चैप्टर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस वाली बुक के, तो उन 2 चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ें इसको पढ़ने से पहले, नहीं तो फिर चीज़ें आपको लिंक नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना। और उन दोनों चैप्टर्स की लिंक आपको यहाँ पर नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देश के सामने, देश को जब आपको पता है 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे, तो उस समय जब अंग्रेज छोड़कर गए थे भारत को, तो हमारे सामने या हमारे देश के सामने बहुत बड़े समस्याएं थी। नंबर 1 तो हमारा पार्टीशन हो चुका था। पार्टीशन का दर्द हमने झेला था, मैं सारी कहानी बता चुका हूँ। नंबर 2, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, कई सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे नेबरिंग कंट्री जो थे, पड़ोसी देश थे, उनके साथ हमारे संबंध, पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ आपको पता है हमारे संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। ये भी एक समस्या थी। और रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लस इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो चाहते थे, कई सारे प्रिंसली स्टेट तो चाहते थे कि वो अलग से देश बनाएं। जैसे मान लो हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, उनको एक करना, ये भी बहुत बड़ा टास्क था। तो देश हमने एक कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा था सेकंड वाले चैप्टर में कि डेमोक्रेसी, भारत में आपको पता है डेमोक्रेसी आ चुकी थी। हम आज़ाद होते ही हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके थे, मगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंटेस्ट कराना, इलेक्शन करवाना, ये सबसे बड़ा टास्क था कि डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे रन किया जाए। ठीक है। डेमोक्रेसी तो हमने अपना ली, मगर डेमोक्रेटिक तरीके से देश को चलाना ये बड़ा चैलेंज था। तो सेकंड वाले चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि कैसे हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन कैसे हुआ था, क्या क्या समस्याएं हमें आई थी। फिर स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन देखे थे। और ये भी देखा सेकंड वाले चैप्टर में कि इनिशियल ईयर्स में, शुरुआती दौर में सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहता है, और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। दूसरा चैलेंज भी हमने आसानी से, चलो उसको भी आसानी से तो नहीं, पर हमें समस्या झेली, दूसरा चैलेंज भी कर लिया। देश को भी हमने एक कर लिया, देश भी बना लिया। हमने पार्टीशन की समस्या को भी सॉल्व कर लिया। हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया, 565 प्लस प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कर दिया। हमने रीऑर्गेनाइजेशन, हमारा तो रीऑर्गेनाइजेशन तो अभी तक चल रहा है, वो भी चल रहा है। अब तीसरा जो चैलेंज था हमारे देश के सामने, आपको पता है शुरुआत में 3 चैलेंजेस के बारे में बात की थी मैंने। तीसरा था कि सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल बेनिफिट हो सबको, या सबका मतलब डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट का भी मतलब हमारा तीसरा गोल था कि सभी की वेलबींग इंश्योर की जा सके, सबको खुश रखा जा सके, सबको मतलब नौकरी दी जा सके, ऐसी मतलब तीसरा गोल था वेलबींग। ठीक है। जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं सब खुश रह सकें, यहाँ पर सबको एजुकेशन मिले, सबको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। तो वो तीसरा जो चैलेंज था, उसी चैलेंज को हम इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम ही है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट, देखो आपको पता है देश जब हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के सामने हमने बताया था बहुत सारी समस्याएं थी। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको पता है अंग्रेज भारत को इकोनॉमिकली पूरी तरह से बर्बाद करके जा चुके थे। हमारी इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी थी। 200-250 सालों तक अंग्रेजों ने लगातार यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन किया हमारे यहाँ से रिसोर्सेज का यूज कर करके उनको इंग्लैंड में मतलब पहुँचाया था। हमारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड में ले जाते थे। हमारी इंडस्ट्रीज जो थी उनको बर्बाद कर दिया था, फार्मर्स को बर्बाद कर दिया था। हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो जब अंग्रेज गए थे तो हमें बिल्कुल निचोड़ के गए थे। इंडिया जिसको किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहते थे, अब देश को ऐसी हालत कर दी कि मतलब यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो भारत में कोई भी गरीब नहीं था, बहुत कम गरीब हुआ करते थे, मगर अंग्रेज जब गए तो हर चौथा पांचवा व्यक्ति इंडिया में क्या था, भिखारी बन चुका था। ऐसी हालत कर चुके थे हमारे उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा वो होती थी, क्या कहते हैं, फेमाइन आती थी, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ड्रॉट की समस्या रहती थी। तो अंग्रेजों ने तो इंडियंस के डेवलपमेंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपने ही डेवलपमेंट पे ध्यान दिया था। मगर जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे डेवलपमेंट की कहानी स्टार्ट होती है। अब सिंपल सी बात है, देश आज़ाद हो गया तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इनिशियली हमने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लान बनाए थे, क्या किया था, किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो आपको पता हो, मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, हमने एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था।
मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर हों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर हों। प्लस हमने 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम अपनाया था, 5 ईयर प्लान्स, उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन के प्लान्स को रिव्यू करने के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। और लेटेस्ट अगर मैं डेवलपमेंट अगर आपको बताऊं तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नया कमीशन बना दिया है नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें तो हम पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, मगर चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे किससे, एक उड़ीसा की केस स्टडी के, ठीक है। उड़ीसा में केस स्टडी देखेंगे। उड़ीसा में एक मतलब कंपनी आती है, पोस्को प्लांट आता है, साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। तो साउथ कोरिया की कंपनी और उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक डील साइन होती है कि उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर बात की थी। तो मगर इस चीज़ का विरोध किया जाता है। क्यों विरोध किया जाता है वो सारी चीज़ हम समझेंगे। प्लस पॉलिटिकल डिसीजंस एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, किसी भी देश के डेवलपमेंट में पॉलिटिकल डिसीजंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर पॉलिटिकल डिसीजन सही है तो देश अच्छा विकास भी कर सकता है, और पॉलिटिकल डिसीजन गलत हैं तो देश बर्बाद भी हो सकता है, ठीक है। कई सारे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर मतलब आपको देखने को मिलेगा वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। जहाँ पर अच्छे पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर देश बर्बाद भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, स्टार्टिंग में आप जब बुक खोलते हो तो उसमें ये लिखा रहता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। In last 2 chapters, we have studied how the leaders of independent India responded to the challenges of nation building and establishing democracy। तो मैंने आपको बताया था कि देश के सामने 3 चैलेंजेस थे। एक तो नेशन बिल्डिंग वाला चैलेंज था, दूसरा डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। तो नेशन बिल्डिंग चैप्टर 1 में कर लिया हमने। चैप्टर 2 में डेमोक्रेसी भी हमने देख ली, उसके लिए हमने इलेक्शन करा दिए, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा जो चैलेंज था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल, मतलब आर्थिक विकास करना ताकि सभी का मतलब वेलबींग इंश्योर की जा सके, सभी का भला किया जा सके। तो ये तीसरा जो चैलेंज है ना, इसी को हम तीसरे वाले चैप्टर में करेंगे। तो ये देश के सामने जो 3 चैलेंज थे, 3 चैप्टर्स के लिए हमारे एनसीईआरटी में बना रखे हैं। तो अब हम आगे तीसरे चैलेंज पर, कौन सा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास का मतलब क्या है, अब सिंपल सी बात है, आर्थिक विकास का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो देश में हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था उस समय, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हटानी है तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। कैसे आएगा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लिए हमें जॉब्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब जॉब्स कब प्रोवाइड करेंगे, जब कंपनी खोली जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज खोली गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन की गई थी, है ना। तो जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना सभी का। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, एक एग्जांपल हम बड़ा प्यारा समझेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो तीसरा चैलेंज आ चुका है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल। एज इन द केस ऑफ फर्स्ट 2 चैलेंजेज अवर लीडर्स चूज ए पाथ दैट वाज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। तो स्टार्टिंग के जो 2 चैलेंज थे उसके लिए आपको पता है हमारे लीडर्स ने कितना डिफरेंट और डिफिकल्ट पाथ लिया था, ठीक है। इन दिस केस देयर सक्सेस वाज मच मोर लिमिटेड एंड चैलेंज वाज टफर एंड मोर इंड्योरिंग। तो आपको तीसरे केस में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि हमने मतलब देश आज़ाद होते ही 10 साल में हमारा डेवलपमेंट हो गया हो, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और आपको मैं बता दूँ थोड़ा और ब्रॉड व्यू में अगर चलें, शुरुआत में हमने 1947 में मिक्स्ड इकोनॉमी अपना ली थी, मगर हमारा झुकाव ज़्यादा था सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। हमारी जो इकोनॉमी थी शुरुआत में सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो कर रही थी। फिर आपको पता है 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे हम, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत हमें जो सोशलिस्ट वाला जो पैटर्न था इसको छोड़ना पड़ा, हमें थोड़ा सा फिर ज़्यादा झुकना पड़ा किसकी तरफ, कैपिटलिस्ट वाले पैटर्न की तरफ हमें ज़्यादा झुकना पड़ा। तो ये पैटर्न पहला वाला था, ये फेल हो जाता है। 1991 में हमें थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को लिबरल करना पड़ता है, हमने प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया था, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया था, ठीक है। तो यही देखेंगे अपना जो ये तीसरा वाला जो चैलेंज है ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। और आपको बताओ तो शुरुआत में बहुत सारे चैलेंज भी थे, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हमने प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया था। हमने प्लानिंग कमीशन भी बनाया था, हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाई थी, हमने 5 ईयर प्लान्स भी बनाए थे। कई बार 5 ईयर प्लान्स रोकने भी पड़े। आपको पता है हमारे कई बार पड़ोसी देशों से युद्ध भी हुए थे। फॉर एग्जांपल 1947-48 में तो आपको पता है देश का विभाजन हो गया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा दंगे प्रसाद हुए थे, है ना।
फिर 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हो गई थी, जिसमें चाइना ने हमें हरा दिया था, बहुत सारी ज़मीन ले ली थी। 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, हमने बुरी तरह से उनको हराया था। 1971 में फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, जिसमें बांग्लादेश जीत जाता है। तो आप सोचो हमें मौका कहाँ मिल पा रहा था डेवलपमेंट करने का। हर 5-10 साल में मतलब हमारी क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। अब ये लड़ाई कोई ऐसी थोड़ी है 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी। हम नया कंट्री था, 1947 में आज़ाद हुए थे, उसके बाद हमने जैसे ही चलना स्टार्ट कर दिया तो ये लड़ाइयाँ होने लग गई, और फिर देश के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो ऐसे में थोड़ा सा डेवलपमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट 1991 के बाद हमारी सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुई है, जब से हमने LPG रिफॉर्म्स को अपनाया है। क्योंकि 1991 से पहले ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी, ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी। प्राइवेटाइजेशन को हमने बहुत लिमिटेड कर रखा था, और बिजनेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था पहले, बहुत सारी समस्याएं थी। मगर 1991 के बाद जब से ये रिफॉर्म्स अपनाएं तो इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये बाद की बात है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें, ताकि आप फटाफट लिंक कर पाओ। In this chapter we study the story of political choices involved in some of the key questions of economic development। तो इस वाले चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस में क्या पॉलिटिकल चॉइस रहती है, क्या पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। अब देखो, देश में विकास करना है ना, तो विकास के लिए जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन कौन लेगा, पॉलिटिकल पार्टीज लेंगी या जो गवर्नमेंट है वो लेगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस ही मतलब यही मतलब लिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज ही डिसीजंस लेती हैं। अब जैसे आज की डेट में बीजेपी रूल कर रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो डिसीजन लेना है तो कौन लेगी, बीजेपी लेगी, सिंपल सी बात है। हाँ, हो सकता है कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसमें ये राय मांग सकते हैं। जैसे कोविड-19 प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो कुछ डिसीजंस में ये कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी डिसीजन लेना मतलब किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए तो वो डिसीजन तो गवर्नमेंट ही लेगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। व्हाट वर द की चॉइसेस एंड डिबेट्स आर अबाउट डेवलपमेंट। ये सारे चैप्टर में हम देखेंगे डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चॉइसेस थी हमारे पास। तो आपको पता है शुरुआत में हमारे पास 3 चॉइस थी। अगर इकोनॉमी किस प्रकार की होगी हमारी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी या सोशलिस्ट होगी या मिक्स्ड होगी। अब कैपिटलिस्ट में ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट के कंट्रोल में होती हैं, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, मिक्स्ड में आपको प्राइवेट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो ये 2 मॉडल थे, कैपिटलिस्ट जो USA फॉलो करता है, सोशलिस्ट जो USSR फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि USA वाला मॉडल फॉलो करो, कुछ कह रहे थे कि USSR वाला मॉडल फॉलो करो, मगर इंडिया ने बीच का रास्ता निकाला और वो अच्छा भी था। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। विच स्ट्रेटेजी वाज अडोप्टेड बाई अवर लीडर्स इन फर्स्ट 2 डिकेड्स। स्टार्टिंग के जो 2 डिकेड्स थे, 20 साल थे, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। तो आपको पता है हमने एक तो प्लानिंग कमीशन बनाया था, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, फिर 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, 5-5 साल के हम प्लान बनाते थे, 5-5 साल के लिए हम टारगेट सेट करते थे कि हम इकोनॉमी को इतना % ग्रो करेंगे, हम गरीबी को इतना % कम कर देंगे, हम एजुकेशन का लेवल इतना बढ़ा देंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को इतना करेंगे, प्लस ये इंडस्ट्रीज लगाएंगे, वो इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो 5 ईयर प्लान बनाते थे हम। ठीक है, व्हाट वर द मेन अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो इस दौरान हमें क्या अचीवमेंट है और क्या हमारी लिमिटेशंस रह जाती हैं। व्हाई वॉज दिस स्ट्रेटेजी अबेंडन्ड इन लेटर ईयर्स। तो आपको देखने को मिलेगा बाद के सालों में हमारी जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसको हमें छोड़ना पड़ता है। इवन हमने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लगा दिया, और हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। आपको बता ही दिया था मैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आए थे। आप चाहो तो ये वीडियोस देख सकते हो, क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो आप सर्च कर लेना LPG रिफॉर्म्स, लकी एजुकेशन डाल के निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरुआत करते हैं केस स्टडी। उड़ीसा की जो केस स्टडी है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उड़ीसा, सबसे पहले भारत के मैप में हम देखते हैं उड़ीसा की पोजीशन कहाँ है। तो इधर ये है आपका बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका कोस्टल एरिया। ठीक है, कोस्टल एरिया बोलते हैं, और ये भी कोस्टल एरिया है। तो ये तो हो जाएगा आपका कौन सा वाला, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, और ये हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में नीचे से हम देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर आता है ऊपर वेस्ट बंगाल। तो इस वाली जगह की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। नंबर 1, उड़ीसा, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कमेंट करके बताना है 2011 की सेंसस के अनुसार। नंबर 2, यहाँ का CM कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। नंबर 3, यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो सर्च करके बताना और कमेंट करना। 3 क्वेश्चन, ठीक है, ओके। और यहाँ की
लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, एक दो इसके बारे में भी बताना है। तो पॉलिटिकल डिसीजंस एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं उड़ीसा की केस स्टडी के साथ। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेज, उड़ीसा विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द अनटेप्ड आयरन ओर इन द कंट्री इज बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो देखो क्या होने लगता है, उड़ीसा में मतलब स्टील के बहुत सारे रिजर्व पाए जाते हैं। रिजर्व का मतलब यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबल डिमांड बढ़ने लगी, अब आपको पता है आयरन ओर से बनाई जाती है स्टील, ये स्टील है और ये है आयरन ओर। ओर मतलब जो ज़मीन से माइनिंग करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये आयरन ओर है और इसको फैक्ट्री में ले जाके इससे स्टील बनाते हैं और ये स्टील रही। तो स्टील की डिमांड बढ़ने लगती है। स्टील की डिमांड बढ़ने लगी तो ये भी मतलब देखा जाने लगा कि यार अब देखो स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर, ठीक है। ये रॉ मटेरियल क्या है स्टील बनाने के लिए, आयरन ओर है। तो जैसे जैसे स्टील की डिमांड बढ़ने लगी तो फिर दुनिया के जो इन्वेस्टर्स थे, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, या इंडिया के जो इन्वेस्टर्स थे, उनको उड़ीसा एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन लगती है। उनको लगता है कि यार उड़ीसा में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहीं पर रॉ मटेरियल मिल जाएगा और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट भी है, यहीं पर हम स्टील को सप्लाई भी कर सकते हैं और चाहें तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे स्टील की डिमांड बढ़ने लगी, उड़ीसा को लोग बाग इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारे रिजर्व पाए जाते हैं, किसके, आयरन ओर के, जिनको अभी तक यूज नहीं किया गया है, ठीक है, पहली बात। द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन on this unprecedented demand for iron ore has signed memorandum of understanding with both international and domestic steel makers। तो आपको पता है जैसे ही ग्लोबल डिमांड बढ़ने लगी और उड़ीसा में ऑलरेडी आयरन ओर है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया कि भाई पहली बात स्टील की डिमांड है, दूसरी बात इनके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल है, आयरन ओर बहुत सारा रिजर्व है जिसको अभी तक यूज नहीं किया गया है। तो इन्होंने क्या किया, एमओयू साइन किया। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो पार्टीज के बीच में जो समझौता साइन होता है उसको हम बोलते हैं एमओयू, ठीक है। सपोज यहाँ पे उड़ीसा की गवर्नमेंट हो गई और मान लो यहाँ पे कोई कंपनी हो गई, उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसी को हम क्या बोले हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये दो देशों के बीच में भी साइन होता है, जैसे सपोज इंडिया, एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ साउथ कोरिया है, ठीक है। तो दो देशों के बीच में भी हो सकता है, दो पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। तो जो समझौता साइन होता है, जो एग्रीमेंट साइन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसको साइन किया इंटरनेशनल स्टील मेकर्स के साथ और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ भी, कि भाई आप आओ उड़ीसा में प्लांट लगाओ और स्टील बनाओ, हम आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, रॉ मटेरियल भी यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है। द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस वुड ब्रिंग इन नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सोचो उड़ीसा क्यों चाहता था, उड़ीसा की सरकार ऐसा क्यों चाहती थी। नंबर एक तो उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट आएगा। अब सोचो इन्वेस्टमेंट का मतलब है बाहर से लोग पैसा लगाएंगे। अब पैसा किसके लिए लगाएंगे, कंपनी लगाने के लिए। अब सोचो ये कंपनी जब लगेगी तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब सोचो जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो पॉवर्टी, गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और देश रफ्तार पकड़ जाएगा। सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है। सपोज एक कंपनी अगर लगती है तो उसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर एक, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है। नंबर दो, पॉवर्टी की प्रॉब्लम दूर होती है। नंबर तीन, आपकी बेसिक जो मतलब फैसिलिटीज है लोगों की वो बढ़ जाती हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन का सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। जब लोगों के पास अच्छा पैसा होगा तो वो हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी और देश ग्रो करेगा, सोसाइटी ग्रो करेगी, ठीक है ना। इतने सारे फायदे होते हैं इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट का मानना था कि अगर ऐसा हम करते हैं तो एक तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग पैसा लगाएंगे, कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आएंगी और हमारे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा तो फिर डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा। द आयरन ओर रिसोर्सेज लाइज इन द सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। उड़ीसा में जो आयरन ओर थे, आयरन इसको मतलब लोह अयस्क बोलते हैं हिंदी में, आयरन ओर के जो रिसोर्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ये पाए जाते हैं मोस्ट अंडर डेवलप्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा विकसित नहीं है, अविकसित, और ट्राइबल एरिया, ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आयरन ओर के रिजर्व पाए जाते हैं उड़ीसा में।
अब सोचो, अब कुछ लोगों को इससे डर लग रहा था। क्या लग रहा था? डर लग रहा था। नंबर एक, क्या डर लग रहा था? नंबर एक, ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। अब जो ट्राइबल लोग थे उनको क्या लग रहा था कि यार, ट्राइबल लोग मतलब कौन? जो जंगलों में रहते हैं। अब इनको डर ये था कि यार अगर जंगलों में यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो यार हमारे घर उजड़ जाएंगे। और ट्राइबल जो लोग हैं इनका दाना पानी कैसे चलता था, लाइवलीहुड कैसे चलता था? ये मतलब फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं, फॉरेस्ट में से उनको बेचते थे और अपना जीवन रोजी रोटी चलाते थे। सोचो जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, इनको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो इनकी रोजी रोटी इनसे छिन जाएगी। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जहाँ ये सालों से रहते आ रहे थे वहाँ से इनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो ये डर था ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। इन्वायरमेंटलिस्ट फियर दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। अब देखो, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट के मतलब साइंटिस्ट हैं, उनको ये डर था कि यार अगर कंपनी लगेगी तो पहली बात तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। क्यों? इंडस्ट्री लगते ही तो उससे वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, सॉइल पोल्यूशन बढ़ेगा, माइनिंग होगी, माइनिंग से भी पोल्यूशन बढ़ता है। अब माइनिंग करनी पड़ेगी ना आयरन ओर की। तो ये डर लग रहा था किसको? इन्वायरमेंटलिस्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड सेट ए बैड एग्जाम्पल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि अगर किसी कारणवश ये इंडस्ट्री नहीं लग पाई तो इंडिया में एक बुरा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा विश्व के सामने। विश्व के लोग क्या सोचेंगे कि यार इंडिया में तो प्लांट लगाना बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आवाज़ उठाते हैं, ये और वो, एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो जब सोचो अगर कोई प्लांट यहाँ पे लग रहा है, लोग बाग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ज़मीन नहीं दे रहे हैं, क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है और ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे, तो बाकी जो कंपनियाँ इंडिया में आने वाली हैं वो भी कहेंगे कि यार हम नहीं जा रहे इंडिया में, क्योंकि इंडिया बिजनेस करने के लिए अच्छा कंट्री नहीं है, इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप हम नहीं कर सकते। तो इससे ये डर लग रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ध्यान रखना, ट्राइबल लोगों को अपनी जगह खोने का डर था, इन्वायरमेंटलिस्ट को ये डर था कि यार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लग पाया तो फिर यहाँ पे हम बुरा एग्जाम्पल सेट करेंगे, बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये हुई हमारी बात। उड़ीसा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट, द हिंदू 23 जून 2016। अब देखो ये द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, द हिंदू क्या है? एक न्यूज़पेपर है। उसमें 23 जून 2016 को एक आर्टिकल छपा था। इसकी हेडलाइन है उड़ीसा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट। उड़ीसा के जो विलेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? पॉस्को प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। पॉस्को स्टील, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पॉस्को स्टील के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। पॉस्को एक स्टील मेकिंग कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है। ध्यान रखना, दो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। कमेंट करके बताना है नॉर्थ कोरिया का लीडर कौन है अभी, है ना, कमेंट करके बताना है। तो पॉस्को साउथ कोरिया की कंपनी है जो स्टील बनाती है और बहुत मतलब अब स्टील मेकिंग के मामले में देखें तो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दे भी रखा है मेकिंग इट द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट स्टील मेकर। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टील मेकर थी ये 2015 में, और 2010 में तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है और टॉप 10 कंपनीज में शुमार है पॉस्को स्टील कंपनी। कहाँ की कंपनी है ये? साउथ कोरिया की कंपनी है, जिसने भारत में इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, लगभग उस समय मतलब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था इंडिया में। मगर लोग बाग इसका क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हेडिंग भी यही था हिंदू की, उड़ीसा के जो विलेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं किसके खिलाफ? पॉस्को प्लांट के खिलाफ। वो नहीं चाहते कि पॉस्को प्लांट लगे, क्योंकि लगेगा तो डर क्या था? ये डर मैंने बता दिए कई सारे, है ना। तो जो गांव के लोग हैं उनकी ज़मीन जाएगी, ज़मीन छिन जाएगी। अब सिंपल सी बात है, प्लांट लगाएंगे तो ज़मीन चाहिएगी, तो यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनको ज़मीन देनी पड़ेगी। सरकार उससे ज़बरदस्ती ज़मीन एक्वायर करेगी या कर सकती है, ठीक है, और कर भी रही थी। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पोस्को गो बैक, पोस्को वापस चले जाओ, जैसे मतलब साइमन गो बैक सुना होगा ना आपने, है ना, ऐसे करके। तो देखो, पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रोपोज्ड पोस्को इंडिया स्टील प्लांट इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड इन कोरियन कंपनीज ऑफिस हियर ऑन ट्यूजडे। तो यहाँ पर मतलब अखबार में ये छपा था कि जो लोग जिनको डर लग रहा था कि उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा क्योंकि उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, तो जगतपुर डिस्ट्रिक्ट के
जगतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो विलेजर्स हैं ये कंपनी के ऑफिस के सामने, कोरियन जो कंपनी, साउथ कोरियन जो कंपनी है, इसकी कंपनी के सामने क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, मतलब प्रदर्शन करते हैं, अपनी मतलब नाराजगी जाहिर करते हैं। दे वर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन कंपनी एंड उड़ीसा गवर्नमेंट 1 ईयर एगो। तो 2015 में जो मतलब इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया था, दो देशों के बीच में जो साइन हुआ था, कंपनी के बीच में, उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में, ये लोग चाह रहे थे कि उस मेमोरेंडम को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए स्टील का प्लांट, ऐसा मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। मोर देन 100 मेन एंड वुमेन फ्रॉम ग्राम पंचायत ऑफ ढिंकिया, नौगांव, गढ़कुंजंगा ट्राई टू एंटर द ऑफिस प्रेमिसेस बट पुलिस प्रिवेंटेड देम। तो बहुत सारे लोग मतलब महिला प्लस मतलब महिला और पुरुष, 100 से ज़्यादा महिला और पुरुष जो हैं इन 3 ग्राम पंचायत से ये कंपनी की ऑफिस में घुस जाती हैं, मगर घुसने की कोशिश करती हैं, मगर पुलिस ने इसको क्या किया था, पुलिस ने इसको प्रिवेंट किया, इनको जाने से रोका। रेजिंग स्लोगन्स, नारेबाजी की जा रही थी। द प्रोटेस्टर्स सेड दैट द कंपनी शुड नॉट बी अलाउड टू सेट अप इट्स प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। अब यहाँ पे जो लोग वाग थे नारे लगा रहे थे कि कंपनी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी लगेगी तो हमारा जो लाइवलीहुड है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो चला जाएगा, हमारी जिंदगियाँ चले जाएंगी, कहाँ रहेंगे, ये और वो, मतलब लोग बाग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट को, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था, ये जो प्रदर्शन किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज करने में 2 ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। नंबर 1 राष्ट्रीय युवा संगठन, एक तो ये मतलब प्रोटेस्ट करवा रहे थे, दूसरा नव निर्माण समिति, ये 2 मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोटेस्ट को करवा रहे थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, तो ये बात रही यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है भाई, अब बताओ यहाँ प्लांट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, प्लांट कैंसिल होना कि नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का मतलब इसमें हित जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे विलेजर्स कुछ कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है। तो ऐसे में क्या करें? तो आपको पता है, आपने सुना हुआ एक डेवलपमेंट का नाम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बात होती है कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखा जा सके, एनवायरनमेंट को भी मिनिमम डैमेज पहुँचाया जाए। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये टॉपिक दे रखा है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का मतलब है राजनीतिक टकराव। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब ऐसी मतलब प्रदर्शन होंगे तो आपस में राजनीतिक टकराव होगा, 2 पार्टियों के बीच में, कई पार्टियों के बीच में, अलग अलग पार्टी अलग अलग बातें करती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। Decisions of this kind involve weighing the interest of one social group against other, present generation against future generation। अब आपको ऐसा डिसीजन लेना है कि प्लांट लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर लगा दिया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करें या क्या ना करें। तो ऐसे डिसीजन जो होते हैं इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे इंटरेस्ट मतलब कई सारे ग्रुप्स जो होते हैं। अब हो सकता है एक ग्रुप का फ़ायदा हो, दूसरे ग्रुप का नुकसान हो जाए। ठीक है, एक ग्रुप मतलब जैसे मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसका तो फ़ायदा हो जाएगा, हो सकता है दूसरे ग्रुप का नुकसान कौन, जो ट्राइबल लोग हैं उनको नुकसान देखना पड़ जाए। प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, अब सोचो यहाँ पर अगर जस्ट इमेजिन प्लांट लग रहा है तो यहाँ पर जो आयरन ओर है उसका मतलब यूज होगा, आयरन ओर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। अगर मतलब आयरन ओर को यूज करते गए तो एक समय ऐसा आएगा ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे जो डिसीजन होते हैं इनमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि फ्यूचर जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन, अलग अलग सोशल ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि एक का फ़ायदा एक का नुकसान, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन ए डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। तो डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी आपको पता है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी पता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी में ऐसे जो डिसीजन है वो किसके द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, लोगों के द्वारा अप्रूव होने चाहिए। सरकार को लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव MP MLA चुन के भेजते हैं, तो इनको जनता से पूछना चाहिए कि भाई आपकी क्या राय है। क्योंकि अगर जनता को साथ में लेके चलोगे तो ये फिर जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट, फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। और ऐसे डिसीजन लेते समय सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक्सपर्ट से राय लें, माइनिंग के एक्सपर्ट से राय लें और इन्वायरमेंटलिस्ट से राय लें, इकोनॉमिस्ट से राय लें, सबकी राय लेना जरूरी है। अलग अलग सेक्शंस को मतलब यहाँ पे बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम जनता से भी पूछेगी सरकार, एक्सपर्ट से भी पूछेगी, मगर फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होता है। पॉलिटिकल डिसीजन मतलब जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसका डिसीजन होगा।
क्योंकि भाई जनता ने भी किसको भेजा है अपनी तरफ से, जनता ने भेजा है सरकार को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, MP MLA को भेजा है। तो स्टेट में CM हो गया और सेंटर में PM हो गया। तो फाइनल डिसीजन तो कैसा डिसीजन होता है, पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है, जिसको कौन लेता है, टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। अब सेंटर में रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, लोगों के MP, और स्टेट में कौन होते हैं, MLA। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने अपने एरिया के लोगों से टच में रहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस और कंट्री हैड टू मेक सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस। तो देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो कंट्री है उसने बहुत सारे मेजर डिसीजन लिए थे। आपको पता ही है, देश हमारा आज़ाद जब हुआ था तो हमको किस टाइप की इकोनॉमी चुननी चाहिए, ये एक मेजर डिसीजन था। हमारे पड़ोसियों से किस टाइप के रिलेशंस होंगे, ये एक मेजर डिसीजन है। और प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, ये एक मेजर डिसीजन है, ठीक है ना। और प्लानिंग कमीशन बनाना, ये एक मेजर डिसीजन है। 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करना, ये एक मेजर डिसीजन है। बहुत सारे इस कंट्री ने क्या लिए थे, मेजर डिसीजंस लिए थे। ईच ऑफ द डिसीजंस कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस। तो यहाँ पे जो भी सरकार ने डिसीजन लिए थे उसमें ये ध्यान रखा कि एक डिसीजन की वजह से कि दूसरे डिसीजन पर आगे किसी दूसरी चीज़ पर प्रभाव ना पड़े। तो सरकार को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ऑल दी डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाई ए शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सरकार जो भी डिसीजन ले रही थी उसमें सरकार का एक ही मोटो था, एक ही लक्ष्य था कि भाई हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आर्थिक विकास करना है। जितना ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतनी समस्या हमारी प्रोबेबली कम हो जाएंगी। सिंपल सी बात है यार, जब मतलब देश विकास करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेंगी, तो ऑटोमेटिकली सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कुछ समस्याओं को छोड़कर। हालांकि समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आप डेवलप्ड कंट्रीज भी आज की डेट में आपको पता है बहुत सारी समस्याएं फेस कर रही हैं, ठीक है ना। आज की डेट में पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की समस्या को झेल रहा है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज की डेट में, ठीक है। तो उसके भी रीजन आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, बहुत सारे रीजन से। तो मैं चाहता हूँ क्लाइमेट चेंज के आप 2 रीजन कमेंट करके बताएं ना। तो ये जितने भी डिसीजन होते हैं, सरकार ने जो भी डिसीजन लिए थे उस समय पर, इनका सबका पर्पज क्या था, एक ही विजन था, एक ही लक्ष्य था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अपनाना। हमें अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो उस समय सभी लोगों का यही मानना था, सभी लीडर्स का यही मानना था, सभी पार्टीज का यही मानना था कि भारत के डेवलपमेंट का मतलब यह है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें आर्थिक विकास करना ही करना है, साथ ही साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पर भी ध्यान देना है। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि डेवलपमेंट का जो फायदा है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ग्रुप को मिले, डेवलपमेंट का फायदा सभी को मिलना चाहिए। सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे ट्राइबल हो, ठीक है, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, सोसाइटी के सभी लोगों को डेवलपमेंट का फायदा मिलना चाहिए। डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को इनका फायदा ना मिले, सभी को फायदा मिलना चाहिए, वो है सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेस हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेस कुछ लोगों के पास तो ज़्यादा रिसोर्सेस हो और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं हो, तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर एग्री हो जाते हैं। बहुत सारे जो लोग थे वो इसी चीज़ पर एग्री हुए थे कि हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmers themselves, that government should play a key role in this। अब मतलब उस समय लोग इस चीज़ पर भी एग्री हुए थे कि ये जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है, विकास करने का जो आइडिया है, ये सिर्फ ना तो हम बिजनेसमैन पर छोड़ सकते हैं, ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में छोड़ सकते हैं, ना फार्मर्स के हाथ में छोड़ सकते हैं। ये जो डिसीजन लेने की जो पावर है, ये इसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है और गवर्नमेंट को ही इसमें मतलब आगे आना है। और ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, भाई देश का विकास करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। क्यों? गवर्नमेंट को किसने चुना है? लोगों ने चुना है, सिंपल सी बात है। देयर वाज डिसएग्रीमेंट हाउएवर ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन इंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। तो इस चीज़ पर एक डिसएग्रीमेंट था कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ में,
जस्टिस के साथ साथ ग्रोथ कर पाएँ, हम सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करा पाएँ, इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड करा पाएँ, ग्रोथ भी कर सकें, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, इसमें मतलब कई सारे डिसएग्रीमेंट थे। ठीक है, अब अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखें, अब ध्यान देना, इकोनॉमी के 3 टाइप्स हमने बताए थे शुरुआत में। एक तो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो मिनिमम होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। दूसरी तरफ अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर देखो तो वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें, मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती हैं, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी होती हैं चीज़ें और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी कंट्रोल में होती हैं। तो यहाँ पर ये डिसएग्रीमेंट था कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। ईच ऑफ द डिसीजन हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, हर डिसीजन का अपना पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस था। सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया है, हो सकता है उसकी वजह से देश अच्छा भी हो जाए, इकोनॉमी बढ़िया भी हो जाए, हो सकता है उसकी वजह से बर्बाद भी हो जाए, तो हो सकता है किसी डिसीजन की वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान भी हो जाए। तो हर डिसीजन का क्या होता है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इस डिमोनेटाइजेशन के दौरान मोदी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के अपने फ़ायदे थे, जीएसटी लाया गया था, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ था, नुकसान भी हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो कई सारे, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो बहुत सारी पार्टी इसका विरोध भी कर रही थी और ज़्यादातर देश इसका सपोर्ट भी कर रहा था। तो कोई भी जो डिसीजन होता है उसके कई सारे पॉलिटिकल कंसिक्वेंस भी होते हैं, परिणाम भी होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इन्वॉल्व्ड पॉलिटिकल जजमेंट, रिक्वायर कंसल्टेशंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। तो जितने भी ये जो ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं इसमें पॉलिटिकल जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसे डिसीजंस के लिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो मेजर डिसीजंस होते हैं ऐसे में सरकार क्या करती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाती है या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है, जिसमें ये डिस्कशन करते हैं कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। पब्लिक का भी अप्रूवल मांगती है, पब्लिक राय भी मांगती है, पब्लिक ओपिनियन को भी ध्यान में रखती है सरकार। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब देखो, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे भारत में डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहता है। इन सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। तो ये एक एग्जांपल देखा आपने, ठीक है, उड़ीसा का एक एग्जांपल देखा कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो सरकार जब कोई डिसीजन लेती है तो उसमें उसको कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, नेशनल इमेज का ध्यान रखना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, इन्वायरमेंटलिस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, जो लोग उससे इन्वॉल्व हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिसीजन ऐसे ही नहीं कि मतलब हवा में ले ली जाते हैं। तो सरकार जो डिसीजन लेती है बड़े सोच समझ के लेती है, ठीक है। बाकी आगे हम मेन चीज़ों को कवर करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें दे रखी हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। तो कीप वॉचिंग वीडियोज़। थैंक यू।